अगर पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो पहले वो देख लो। नेक्स्ट पार्ट 2 दिन बाद 12 को 7 बजे आ जाएगा। अभी तक हमने देखा स्पिरिट और ब्लड सेक्टर मिलकर प्रोफाउंड सेक्टर को हरा देते हैं और आखिर में चारों सेक्टर एक एग्रीमेंट करके एक नया रिवर डिफाइंग सेक्टर बना लेते हैं। बाय को इस नए सेक्टर का यंग पैट्रियार्क बनाया जाता है। मास्टर सेक्टर बताता है उनकी स्काई रिवर सेक्टर के साथ वार की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली गई है, इसलिए उन्हें 1 महीने में बैटलफील्ड में आना होगा। अब आगे यूनिफिकेशन सेरेमनी के बाद अब रिवर डिफाइनिंग सेक्टर के पास 1 महीना है जिसमें उन्हें स्काई रिवर कोड को हराकर मिडल स्ट्रीम में उनकी पोजीशन लेनी होगी। सारे सेक्टर्स अपने अपने सिटी जाकर वार की तैयारी करेंगे। हंग एक्सप्लेन करता है कि अभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम एक बड़ी सी वारशिप बनाना है जिस पर बैठकर चारों सेक्टर के डिसेबल्स हेवन रीचिंग रिवर पर तैरकर स्काई रिवर कोड से लड़ने जा पाएंगे। उनके पास समय कम है, इसलिए बाय को ब्लड सेक्टर जाकर कुछ इम्पोर्टेंट काम निपटाने होंगे। इन सब चीज़ों से पहले हंग बाय को किसी से मिलवाना चाहता है। बाय शॉक होता है क्योंकि वो पाथ कल्टीवेशन माउंटेन के नीचे टेलीपोर्ट हो गए हैं। हंग बताता है ये माउंटेन असल में एक बहुत बड़ी अरे है। इस अरे को बनाने के लिए कई जनरेशन के नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स ने मेहनत की। ये अरे इतनी पावरफुल है कि नेसेंट सोल के ऊपर के सेलेस्टियल कल्टीवेटर्स भी इसे तोड़ नहीं पाएंगे। बाय सोचता है जिस पर्सन को वो मिलने जा रहा है आखिर वो इतनी प्रोटेक्शन में क्यों रहता है। जिस केव में वो चल रहे हैं ये हेवन रीचिंग रिवर के नीचे है और ये केव स्पिरिचुअल एनर्जी की हेल्प से सारी पीक्स को आपस में कनेक्ट करती है। स्पिरिट सेक्टर ने ये अरे बनाने में अपनी पूरी मेहनत की ताकि स्टीम बीइंग की नींद खराब ना हो। हंग बताता है कि बाय वार से पहले जो हेवन रीचिंग पिल बनाने की कोशिश कर रहा था, हंग ने उस पिल के एसेंस को यूज करते हुए एक आखिरी 10 ब्रेथ रिवर डिफाइनिंग पिल को समन किया। हंग बाय को वो पिल देकर कहता है अब बाय ही है जो सेक्टर के छुपे हुए राजों का पता लगा सकता है। तब बाय एक पावरफुल ऑरा सेंस करता है और फिर पानी से कुछ बाहर आता है। बाय को समझ आ जाती है ये कौन है जब पैट्रियार्क खान एंशिएंट फिजिट सेक्टर के मास्टर को रिस्पेक्ट दिखाता है। बाय पूछता है क्या उसे जो फिजिट सेक्टर का मेडिसिनल स्क्रॉल दिया गया था वो इस एंशिएंट सेक्टर की इनहेरिटेंस थी। बाय सोचता है कि जो मेरे हाथ में रिवर डिफाइनिंग पिल है इसका इस एंशिएंट कॉफिन के साथ क्या रिलेशन है। तब कुछ होने लगता है और बाय को एक आवाज बताती है कि बाय को रिवर डिफाइनिंग पिल का सीक्रेट पता है, इसलिए स्पिरिट सेक्टर को फ्यूचर में प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसे उठानी होगी। ये एक लड़की होती है जो बाय से कहती है कि अब वो इसे दिखाएगी फिजिट सेक्टर के साथ क्या हुआ था। फिजिट सेक्टर किसी समय नॉर्दर्न लाइंस के पास हुआ करता था और इसकी पावर आज के स्टारी स्काई सेक्टर से कम नहीं थी, लेकिन तब उनकी 10,000 साल की मेहनत एक धोखे की वजह से पानी में मिल गई। फिर इस सेक्टर के बचे हुए डिसेबल्स डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल करने लगे ताकि फिर से इस सेक्टर को रिवाइव कर पाएं और उन्हीं डिसेबल्स में से कुछ डिसेबल्स ने स्पिरिट सेक्टर बनाया था। स्पिरिट सेक्टर के बनने के बाद ये लड़की एक कॉर्प बनकर हमेशा की नींद में चली गई और जाने से पहले सेक्टर को ये 10 ब्रेथ रिवर डिफाइनिंग पिल देकर गई ताकि जब भी इस चीज़ का डर हो कि सेक्टर ख़त्म होने वाला है तो वो लोग इस पिल को यूज़ कर पाएं। क्योंकि बाय को अब ये सीक्रेट पता चल चुका है, अब उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस लोकेशन को याद रखे और आने वाली पीढ़ियों को इसका बताए। तब बाय को होश आ जाता है। बाय हंग से पूछता है क्या अगर वो रिवर डिफाइनिंग पिल को रिफाइन कर लें तो उसके बाद वो ट्रू स्पिरिट को जगा पाएंगे। हंग बताता है कि अगर पिल को परफेक्टली रिफाइन ना किया जाए तो ये पिल सिर्फ कुछ ही समय के लिए स्टीम बीइंग को जगा पाएगी। बाय के हाथ में जो पिल है इसकी हेल्प से वो सिर्फ 10 सेकंड के लिए स्टीम बीइंग को जगा पा रहे हैं। हंग बताता है कि अगर उनके पास एक और ऐसी पिल होती तो वार को जीतने का चांस बढ़ जाता। बाय इसी पिल को रिफाइन करना चाहता है, लेकिन हंग कहता है कि पहले उसे उस जगह पर जाना होगा। हंग एक्सप्लेन करता है मॉन्यूमेंट एग्जाम को पहले असल में इसलिए बनाया गया था ताकि एक ऐसे अपोथेकेरी मास्टर को चुना जा सके जो रिवर डिफाइनिंग पिल बना पाए। इस टेस्ट को जीतने के बाद जो रिवर डिफाइनिंग पिल मिलती है वो किसी काम की नहीं है, लेकिन उस पिल को बनाने का फॉर्मूला ओरिजिनल रिवर डिफाइनिंग पिल जैसा ही है। सेक्टर एल्डर्स को लगता था जिस अपोथेकेरी मास्टर को वो टेस्ट जीतने पर पिल मिलेगी वो उसके फार्मूला को क्रैक कर पाएगा, लेकिन बाय को याद आता है वो पिल उस बेवकूफ़ चिकन ने खा ली थी। तब हंग एक्सप्लेन करता है अगर वो अपोथेकेरी मास्टर जिसने सारे मॉन्यूमेंट पास किए हैं वो फिर से पहले मॉन्यूमेंट में जाकर सिंबल ड्रा करे तो ऐसा करने पर एक सीक्रेट अरे एक्टिवेट हो जाएगी। वो अरे रिवर डिफाइनिंग पिल बनाने में हेल्प कर सकती है। बाय ये चीज़ ट्राई करता है। सब शॉक होते हैं क्योंकि सेक्टर की हिस्ट्री में उन्होंने मॉन्यूमेंट को इस तरह सिंबल ड्रा करते हुए पहली बार देखा है। जो भी अपने राइवल टर्टल को देख रही होती है जिन उस टर्टल से बदला लेना चाहता है, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट हॉल वाले बताते हैं जो भी मॉन्यूमेंट के पास भी किया उसे पनिशमेंट मिलेगी। जिन भी लॉ एनफोर्समेंट हॉल में है इसलिए इसकी ड्यूटी लगाई जाती है कि कोई भी मॉन्यूमेंट के पास ना जाने पाए और उसे ना चाहते हुए भी ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं। टीमू आकर बाय को कुछ आइटम्स देता है और सब हैरान होते हैं कि फर्स्ट जनरेशन पैट्रियार्क खुद आकर इसकी हेल्प कर रहे हैं और सोचते हैं कि आखिर ये स्पेशल पर्सन कौन है। अगर इसे ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है इसका मतलब ये पर्सन स्टेटस में यंग पैट्रियार्क बाय से कम नहीं होगा। अंदर बाय एक्सप्लेन करता है
रिवर डिफाइनिंग पिल को बनाने के लिए कोई प्लांट ज़रूरत नहीं होते, लेकिन इसे बनाने में एक ही स्पिरिचुअल सोर्स होना चाहिए। इस मोनमेंट अरे की हेल्प से बाई की बॉडी में हेवन रीचिंग वाटर का फ्लो बढ़ गया है। तब बाई को पता चलता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर अभी इस प्रोसेस के लिए कम है। अगर बाई अपने जैसे 1000 कल्टीवेटर क्लोन बनाए तब जाकर वो इस पिल को बना पाएगा। बाई बाहर आने लगता है और सब टर्टल का फेस रिवील होने पर वेट कर रहे होते हैं। जिन का पार्टनर कहता है हमें अचानक टर्टल पर अटैक करना चाहिए, लेकिन जिन कहता है कि रुको। जिन को उस टर्टल पर बहुत गुस्सा है और वो उस टर्टल से बदला लेकर रहेगा, लेकिन बाई को देखने के बाद वो अपने सारे शब्द वापस ले लेता है। बाकी सब भी शौक होते हैं और जो कहती है कि अगर बाई लिटिल टर्टल है तो वो हार मान चुकी है। बाई ऊपर एक बड़े से टर्टल सिंबल को देखकर कहता है वो नहीं चाहता था किसी को पता चले, और जिन को देखकर समझ जाता है जिन यहाँ क्यों आया है, लेकिन जिन सबको सरप्राइज कर देता है। जिन कहता है उसे पहले से ही पता था ये महान टर्टल बाई है। जिन बाई को रिस्पेक्ट दिखाता है और बाकी सब भी खुश होते हैं। हुयन दुखी होता है क्योंकि ली को पहले से ही पता था कि बाई ही टर्टल है। ली ने सबसे ये बात इसलिए छुपाई क्योंकि अगर सबको पता चल जाता तो उसे डर था कि कहीं इतनी सक्सेस मिलने के बाद बाई में घमंड ना आ जाए। लेकिन अब ली ऐसा नहीं सोचता क्योंकि अब बाई बड़ा हो गया है। लेकिन ली गलत होता है। उधर बाई बड़ी बड़ी फेंक रहा होता है कैसे उसने मोनमेंट एग्जाम पास किया। जेंग उसे बताता है पीछे देखो, लेकिन बाई पहले अपनी स्पीच खत्म करना चाहता है। बाई देखता है कि रिवर डिफाइनिंग पिल बनाने में फेल होने की वजह से सारा मोनमेंट डिस्ट्रॉय होने लगा है। ली बाई को बताता है कि रिवर डिफाइनिंग पिल बनाना इतना इजी नहीं है। स्पिरिट सेक्टर की हिस्ट्री में बहुत से लोगों ने इसे बनाने की कोशिश की लेकिन फेल हो गए। बाई दुखी होता है, वार होने वाली है और इसने ट्रेनिंग की जगह पिल बनाने में 1 महीना वेस्ट कर दिया। तब पैट्रियर्क्स हेवनली ड्रैगन को लेकर आते हैं। पैट्रियर्क हंग एक सीक्रेट पोर्टल को ओपन करता है। ये सीक्रेट पोर्टल एंशिएंट रूइन के साथ कनेक्टेड है जहाँ बहुत सारे डेंजरस बीस्ट रहते हैं। हंग बताता है कि एक बार उसे वहाँ एक बीस्ट की बोन मिली थी जो सेलेस्टियल लेवल की थी। अगर उन्हें ऐसा ही कोई आइटम मिल जाए तो वो उससे एक स्ट्रॉन्ग वारशिप बना पाएंगे। इन रूइंस में दूसरे सेक्टर्स की पुरानी जनरेशन के ट्रेयर भी मिल सकते हैं। हंग उन्हें वापस टेलीपोर्ट होने के लिए जेट स्लिप देता है। हंग बताता है उन्हें 7 दिन में वापस आना होगा। बाई को समझ आ जाती है एक बार फिर वो एक ऐसी जगह पर जा रहा है जहाँ उसकी जान भी जा सकती है। ली बताता है कि ब्लैक ड्रैगन भी सीक्रेट रेल में पैदा हुआ था और ये पोर्टल की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। तब ली पीछे होने लगता है और ड्रैगन बाई पर कुछ फेंकता है। ये ड्रैगन की प्रोटेक्शन होती है और बाई को एक आर्मर कवर कर लेता है। बाई ड्रैगन को थैंक्स कहता है और फिर दोनों अंदर जाने लगते हैं। ड्रैगन बाई को कहता है अगर वो अंदर सेफ रहना चाहता है तो किसी बीस्ट को तंग मत करे। अंदर बाई खुश होता है और कहता है कि वो यहाँ के सारे ट्रेयर्स लेकर आएगा। लेकिन तब एक बीस्ट बाई पर अटैक कर देता है। बाई को पता चलता है इस बीस्ट की पावर गोल्डन कोर जितनी है। उधर बाई का टर्टल किसी खुशबू के पीछे एक टनल में जा रहा होता है। टर्टल खुश होता है क्योंकि वो जो ट्रेयर ढूंढ रहा था उसे मिल गया है। उधर बाई भी खुश होता है क्योंकि बर्ड अब उसका पीछा नहीं कर रहा। लेकिन तब वो कुछ सेंस करता है। बाई हैरान होता है जब एक बहुत बड़ा सा बीस्ट उस गोल्डन कोर बर्ड को खा जाता है। बाई की जब आंख खुलती है तो टर्टल उसे कहता है घबराओ नहीं, मैं उस छोटी सी मेंढक को बुलाता हूँ ताकि तुम उसे खत्म कर पाओ। बाई को समझ आ जाती है टर्टल उस बड़े से बीस्ट की बात कर रहा है। बाई बचकर भागता है लेकिन टर्टल अभी भी बीस्ट की इंसल्ट कर रहा होता है। बीस्ट बाई का पीछा नहीं छोड़ रहा होता, इसलिए वो ब्लैक ड्रैगन से हेल्प मांगता है। बाई को समझ आ जाती है इस बीस्ट की पावर उस गोल्डन क्रोकोडाइल से भी ज्यादा है जिससे उसने पहले फाइट की थी। ड्रैगन जोर से आवाज निकालता है और अब बाई भी बीस्ट की इंसल्ट करने लगता है। तब अचानक ड्रैगन भी वापस जाने लगता है क्योंकि यह टोड मिड स्टेज नेशन 100 लेवल पर है और ड्रैगन भी इसे हरा नहीं सकता। ड्रैगन जाते हुए कहता है वो पैट्रियर्क्स को बुला रहा है और बाई से कहता है कि तुम्हारी बॉडी स्ट्रॉन्ग है, तुम थोड़ी देर के लिए उसके पेट में जिंदा रह पाओगे। बाई टोड के पेट में घूम रहा होता है और टोड की हाई कल्टीवेशन की वजह से बाई का टेलीपोर्ट जेट टोकन भी काम नहीं कर रहा। तब बाई इस टोड के पेट में एक बहुत बड़े मॉन्स्टर की हड्डियां देखता है। उधर टर्टल को फिर से किसी चीज की खुशबू आती है। बाई प्रे करता है कि पैट्रियर्क जल्दी से आ जाएं। तब अचानक टोड बाई को डाइजेस्ट करने के लिए अपने पेट में एसिड रिलीज करता है। बाई एसिड से बचकर भाग रहा होता है और उधर टर्टल मजे से कुछ ढूंढ रहा होता है। बाई की सिचुएशन ठीक नहीं होती। टर्टल को वो जगह मिल जाती है जिसे वो ढूंढ रहा था और वो जगह इस फ्लैश वॉल की दूसरी साइड पर है। बाई एसिड में तैरते हुए टर्टल के पास आता है। टर्टल एक्सप्लेन करता है कि ड्रैगन आर्मर ज्यादा देर तक तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। बाई को बिलीव नहीं होता टर्टल इस सिचुएशन में भी उसे टोंट मार रहा है। तब टर्टल बाई को बताता है वो कैसे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन तब बहुत सारा एसिड इन्हें बहाकर ले जाता है। बाई टर्टल से कहता है कि जल्दी बताओ बाहर कैसे निकलना है। टर्टल बताता है कि इस फ्लैश वॉल के पीछे बाहर जाने का रास्ता है। टर्टल बाई से कहता है कि अभी सोचने का समय नहीं है और अपनी बॉडी की पावर यूज करके इस फ्लैश वॉल को तोड़ो। बाई वॉल को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन ये इतना ईजी नहीं है। बाई का आर्मर भी वीक होने लगता है और एसिड स्किन को डैमेज करने लगी है।
टर्टल बाय से कहता है कि तुम ये कर सकते हो। बाय अपनी डीमन बॉडी से एक पंच मारता है लेकिन कुछ नहीं होता। बाय हार नहीं मानता और फिर और जोर लगाता है जिससे वॉल में एक होल हो जाता है। बाय देखता है कि वो किसी चैम्बर में आ गए हैं। टर्टल एक्सप्लेन करता है इस कज़ाई पीस पर किसी ने सील लगाई है। इस सील की वजह से ये टोड बीस्ट किंग नहीं बन पा रहा और टोड की सारी एनर्जी यहाँ पड़ी एक आइटम को रिफाइन करने में लग रही है। बाय को समझ नहीं आती कि टर्टल क्या कह रहा है, लेकिन टर्टल कहता है तुम बस इस चीज़ के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डालो। तब बाय वहाँ एक स्पिरिचुअल बीइंग को देखकर हैरान होता है। स्पिरिचुअल बीइंग कहता है अगर वो फाइट करना चाहते हैं तो वो उनकी हेल्प करेगा। जो ट्रेयर वो बना रहा है वो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन कंप्लीट होने पर ये वेपन एक हेवनली ग्रेड वेपन बन जाएगा। इस वेपन का नाम इटर्नल नाइट है। जिसके पास भी ये वेपन होगा वो स्टोर्ड बीस्ट की वाइटलिटी को ऑब्जॉर्व करके अपनी पावर इंक्रीज कर पाएगा। टर्टल कहता है कि रुको, इस लेवल के आर्टिफैक्ट्स इतने सिंपल नहीं होते, इन्हें उठाने से पहले चेक करना होता है। लेकिन टर्टल उसे सूंघने लगता है और फिर चाट कर कहता है इसे उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब बाय को समझ आ जाती है ये सब इस टर्टल का किया धरा है। इसी ने टोड को जाकर जगाया और इसे पहले से ही पता था टोड के अंदर ये ट्रेयर छुपा है। टर्टल कहता है कि तुम बहुत बातें करते हो, ये वेपन तुम्हारे लिए है, जाकर उठा लो। लेकिन जैसे ही बाय वेपन को उठाता है रूम में बहुत सारा एसिड गिरने लगता है। अगर वो यहाँ रुके तो उनका खेल खत्म। बाय वो वेपन यूज करने का डिसाइड करता है। इस वेपन की पावर ऐसी है जो हमने आज तक नहीं देखी और इसकी एनर्जी टोड के मुंह से बाहर निकल रही होती है। बाय को समझ आ जाती है वो स्पिरिट सही कह रहा था। बाय इस पावर की हेल्प से अपनी अनडाइंग स्किन का सेकंड लेवल अनलॉक करने लगता है। बाय अपने 10 डीमंस को कहता है एक हो जाओ और फिर अपनी अशूरा बॉडी को समन करके टोड के मुंह से बाहर निकल जाता है। उधर एंशिएंट ब्लैक ड्रैगन पैट्रियार्क्स को बताता है बाय की जान खतरे में है। सारे पैट्रियार्क्स उसे बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन उधर बाय ठीक होता है और टोड पर भारी पड़ रहा होता है। बाय का न्यू वेपन स्ट्रॉन्ग है लेकिन टोड भी वीक नहीं है। तब बाय टोड को स्पाइक से एक जगह पर पकड़ लेता है। बाय उसे हार मानने का एक चांस देता है और टोड को समझ आ जाती है वो नहीं जीत सकता, इसलिए हार मान लेता है। बाय टोड से कहता है तुम अपने सारे 20 दोस्तों को बता देना कि जब भी वो मास्टर बाय को देखें तो रिस्पेक्ट दिखाएं। तब पैट्रियार्क्स ये देखकर हैरान होते हैं कि बाय ने ना सिर्फ कज़ाई बीस्ट को हराया, साथ में बाय की स्ट्रेंथ अचानक पीक फाउंडेशन तक पहुंचने वाली है। बाय किसी को भी उस सीक्रेट वेपन का नहीं बताना चाहता जो उसे अभी मिला है, किसी को शक न हो, इसलिए बाय बताता है किसी ने अरे की हेल्प से बीस्ट को वीक कर दिया था, इसलिए वो इस बीस्ट को हरा पाया। हांग को पता होता है कि बाय उस वेपन को छुपा रहा है, लेकिन कुछ नहीं कहता। बाय पैट्रियार्क्स को उसकी हेल्प के लिए आने पर थैंक्स कहता है और इसके बदले ये टोड गिफ्ट देना चाहता है जो स्पिरिट सेक्टर को प्रोटेक्ट करेगा। हांग मान जाता है और बाय से कहता है कि वो जितना एंजॉय कर सकता है कर ले, क्योंकि एक बार वो मिशन पर चले गए तो शायद वापस ना आ पाए। बाय को पता है कि पैट्रियार्क हांग सही कह रहा है। कुछ टाइम बाद स्पिरिट सेक्टर के बैरियर को एक्टिवेट किया जाता है और स्पिरिट सेक्टर, जो कि अब रिवर डिफाइनिंग सेक्टर का हिस्सा है, बैटल के लिए अपनी फोर्सेस भेजता है। ये बैटल शिप्स बहुत बड़ी होती हैं। उधर ब्लड सेक्टर में शान बहुत सारा ब्लड एसेंस जमा करने के बाद अपनी वर्कशॉप को गुड बाय कहता है। दूसरे ब्लड सेक्टर मेंबर्स भी वार पर जाने के लिए रेडी होते हैं। सुप्रीम पैट्रियार्क जून को कहता है रेडी हो जाओ, तो अपने ब्लड लॉर्ड को सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। तब वहाँ स्पिरिट सेक्टर की शिप्स भी आ जाती हैं और जून सरप्राइज होती है जब बाय उससे पूछता है तुम कैसी हो। सुप्रीम पैट्रियार्क फैंग बाय से कहता है तुम लोग पैट्रियार्क सॉन्ग के पास जाकर वार की तैयारी करो। हंग फैंग को बताता है जो स्पिरिट स्ट्रीम के 3 प्योर ट्रेयर्स वार में यूज होने वाले हैं रेडी हैं। फैंग बताता है कि ब्लड सेक्टर का ट्रेयर भी कल तक रेडी हो जाएगा। बाय कहता है कि उसके जाने के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जून पर पड़ गई होगी। बाय जून से ये बात पूछता है, लेकिन जून रिप्लाई नहीं देती। जून बताती है कि ये वही जगह है जहां हम दोनों पहली बार मिले थे। बाय कहता है कि उसे याद है। बाय बताता है अगर जून उसे अपनी पीक में ना बुलाती तो शायद आज चीज़ें डिफरेंट होती। जून पूछती है तुम अपने उस डिसीजन से पछता तो नहीं रहे। बाय बताता है वो एक ऑर्फन था जब स्पिरिट सेक्टर ने उसे अपनाया और फिर वो ब्लड सेक्टर आया और यहाँ लोगों से मिला जो उसकी केयर करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट वो जून से मिला और उन्होंने साथ में कई पल बिताए और मिलकर प्रॉब्लम्स का सामना किया। हर एक पल उसे याद है और जब वो सेक्टर वापस जा रहा था तब भी उसके दिल में एक ही बात थी कि ब्लड सेक्टर भी उसकी फैमिली है। बाय बताता है यहाँ आकर ऐसे लगता है जैसे वो अपने घर वापस आ गया है। जून बाय से कहती है तुम आखिरी बार इस जगह को देख लो, शायद फिर से तुम्हें इसे देखने का चांस ना मिले। बाय शौक होता है जब जून बताती है कल सारा ब्लड सेक्टर ब्लड एंसेस्टर की बॉडी में चला जाएगा और बाय ही है जो इस बॉडी को कंट्रोल करेगा। बाय को समझ आ जाती है इससे माउंटेन गेट टूट जाएगा, लेकिन जून बताती है उन्हें ये सेक्रीफाइस करनी ही होगी। अगर वो न जीते तो सब खत्म हो जाएगा। जून कहती है वो बताना तो नहीं चाहती, लेकिन उसे बहुत डर लग रहा है। बाय को पता है कि वो कैसा फील कर रही है, लेकिन जून को बताता है कि उसे अपनी लाइफ से भी ज्यादा उन लोगों की फिक्र है जो उसके क्लोज हैं। बाय कहता है वो हारे या जीते इससे फर्क नहीं पड़ता, और रही बात इस जगह की तो इससे भी फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि अगर वो लोग एक साथ हैं तो वही जगह घर है। अगले दिन बाय एक्सप्लेन करता है वो लोग स्काई रिवर कोड से लड़ने के लिए पहली बार ब्लड एंसेस्टर की बॉडी को एक्टिवेट करने जा रहे हैं। ये काम टफ है और उन्हें बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो सब मिलकर एक दूसरे का साथ दें तो वो ये वार जीत जाएंगे। सब कहते हैं कि वो अपने ब्लड लॉर्ड पर ट्रस्ट करते हैं। फैंग एक्सप्लेन करता है वो बहुत समय से इस चीज़ का वेट कर रहा था और अब बाय की वजह से वो ये देख पाएगा। बाय कहता है कि वो रेडी है। फैंग सब डिसाइपल्स को एक्सप्लेन करता है एंसेस्टर की बॉडी में 180 एक्यू पॉइंट्स हैं, जिनमें से 72 एपरेचर और 36 मेरिडियंस हैं। फैंग सब डिसाइपल्स को कहता है आगे बढ़ो। दूसरे सेक्टर पैट्रियार्क इस सीन को देखकर हैरान होते हैं और उन्हें बिलीव नहीं हो रहा जो ब्लड सेक्टर करने जा रहा है। फैंग एक्सप्लेन करता है कि उन्हें 3 स्पिरिचुअल सोल्स और 7 फिजिकल बॉडीज चाहिए। नेशन सोल कल्टीवेटर फिजिकल बॉडी की पोजीशन लेंगे और बाय तीनों स्पिरिचुअल सोल्स की। बाय कहता है कि उसे समझ आ गई और फिर सब अपनी अपनी पोजीशंस लेने लगते हैं। बाय एक्सप्लेन करता है उसे एंसेस्टर की बॉडी को कंट्रोल करने के लिए सोल और फिजिकल बॉडी को कनेक्ट करना होगा। बाय अनाउंस करता है मैं ब्लड एंसेस्टर सबकी बात सुन पा रहा हूँ और फिर सारे ब्लड डिसाइपल्स बाय को रिस्पेक्ट दिखाते हैं। इस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए जितना बाय का जिंदा रहना इंपॉर्टेंट है उतना ही उनका भी जिंदा रहना इंपॉर्टेंट है। बाय बॉडी को ऑर्डर देता है खड़ी हो जाओ। बाकी सब भी शॉक होते हैं। ब्लड सेक्टर ने वार के लिए अपना माउंटेन गेट सेक्रीफाइस कर दिया है। सब ब्लड सेक्टर की बहादुरी से इंप्रेस होते हैं। हाथ हिलने लगता है और पानी में बड़ी बड़ी लहरें बनने लगती हैं। सबको समझ आ जाती है अगर ब्लड सेक्टर ने यह पावर मैजेस्टिक सिटी में यूज की होती तो आज कोई भी जिंदा ना बचता। हांग को समझ आ जाती है बाय ब्लड सेक्टर के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और बाकी सब भी शौक में होते हैं। बाय एक बार फिर बॉडी को उठने का ऑर्डर देता है। सारे ब्लड सेक्टर्स अपनी पूरी पावर लगा देते हैं। पास में कोई मिस्टीरियस आदमी ये सब देख रहा होता है और फाइनली ब्लड एंसेस्टर की बॉडी बाहर आती है। तब हमें दिखाया जाता है कि पास्ट में क्या हुआ था। स्काई रिवर कोड ने हायर सेक्टर को गुस्सा दिलाया जिसकी वजह से उन्हें पनिशमेंट देने का डिसाइड किया गया, लेकिन स्काई रिवर कोड के सुप्रीम एल्डर ने पनिशमेंट को रोकने की कोशिश की क्योंकि ये क्राइम इतना बड़ा नहीं था कि सारे सेक्टर को पनिश किया जाए। लेकिन सुप्रीम एल्डर इतना पावरफुल अटैक रोक नहीं पाता। प्रेजेंट में बहुत सारे क्लैन लीडर्स जो स्काई रिवर कोड के साथ हैं बात कर रहे होते हैं कि कैसे इस इंसिडेंट को अभी 10 साल भी नहीं हुए और अब रिवर डिफाइंग सेक्टर स्काई रिवर कोड पर अटैक कर रहा है। उन्हें पता है कि रिवर डिफाइंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्काई रिवर कोड की स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से उनके जीतने का भी कुछ चांस है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्काई रिवर कोड ने हायर सेक्टर को गुस्सा दिलाया और अब चाहे वो स्काई रिवर कोड का साथ देकर हायर सेक्टर्स को निराश करें या फिर रिवर डिफाइंग सेक्टर का साथ दें, दोनों साइड में उन्हीं का घाटा है। उन्हें जल्दी ही डिसाइड करना होगा स्काई रिवर कोड का साथ देना है या नहीं। रिवर डिफाइंग सेक्टर तेजी से स्काई रिवर कोड की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा होता है। हंग बताता है कि हमें स्काई रिवर कोड को कम नहीं समझना चाहिए और अपनी पूरी पावर दिखानी चाहिए। स्काई रिवर कोड के बहुत सारे डिसाइपल्स की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा है क्योंकि मिडल स्ट्रीम की स्पिरिचुअल पावर हमारी लोअर स्ट्रीम से कई गुना ज्यादा है। उधर जून सोच रही होती है अब उसकी पावर इतनी है कि वो गोल्डन कोर कर सकती है, लेकिन अभी ऐसा करना सेक्टर के लिए डेंजरस हो सकता है। उनका मेन गोल बाय को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि बाय ही है जो उन्हें जिता सकता है। बाय मिडल स्ट्रीम की हाई कल्टीवेशन का फायदा उठाते हुए अपना 9th CB क्रिस्टलाइज करके पीक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पर पहुंच जाता है। जिन लीडर्स को हमने पहले देखा था वो रिवर डिफाइंग सेक्टर से मिलने आते हैं और बताते हैं कि वैसे तो वो सब छोटे क्लैंस हैं, लेकिन वो रिवर डिफाइंग सेक्टर की पावर को मान रहे हैं। वो प्रॉमिस करते हैं कि वो सब रिवर डिफाइंग सेक्टर का वार में साथ देंगे। बाय को समझ आ जाती है पैट्रियार्क ने सारे क्लैंस को अपनी पावर दिखाने का क्यों कहा था। बाय जैसे ही अंदर जाता है सारे क्लैन लीडर्स बाय को रिस्पेक्ट दिखाते हैं। बाय उन्हें कहता है कि तुम लोगों को इस तरह बिहेव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो गलत साइड छोड़कर सही साइड पर आ गए हैं। बाय कहता है कि जब तक सारे क्लैंस उनके साथ कोऑपरेट करेंगे उनकी प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिवर डिफाइंग सेक्टर की है। ये बात सुनकर क्लैन लीडर खुश होते हैं और स्काई रिवर कोड की इन्फॉर्मेशन देने लगते हैं। स्काई रिवर कोड असैसिन्स का सेक्टर है जिन्होंने फ्लोरा और स्पेशल टेक्निक्स को यूज करते हुए मिडिल स्ट्रीम में अपनी जगह बनाई। उनका पैट्रियार्क सेलेस्टियल लेवल पर है। सब हैरान होते हैं जब स्काई रिवर कोड के 2 में से एक केयरलूम काई वेन ईवल ट्री दिखाया जाता है। ये ट्री स्काई रिवर कोड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे डिसाइपल कल्टीवेशन में उसी ट्री की हेल्प लेते हैं। पैट्रियार्क फैंग सोच रहा होता है कैसे ये ट्री भी हमारे ब्लड एंसेस्टर जैसा है। क्लैन लीडर्स बताते हैं स्काई रिवर कोड के गेट्स माउंटेन्स में छुपे हैं, इसलिए उनके अंदर जाना मुश्किल है। लेकिन हेवनली पनिशमेंट की पाम स्ट्राइक के बाद न सिर्फ सुप्रीम सेलेस्टियल पैट्रियार्क मार गया, साथ में स्काई रिवर कोड की 70% पावर कम हो गई। एक क्लैन लीडर कहता है लगता है तुम लोगों को हमारे ऊपर शक है, इसलिए वो उन्हें 2 टोकन देता है जिससे वो अपना ऑरा छुपाकर खुद जाकर इस इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। बाय को लगता है कि ये अच्छा आइडिया है। हंग कहता है कि तुम दोनों क्लैन लीडर्स हमारे लिए बाकी के क्लैंस को मॉनिटर करोगे। एक बार रिवर डिफाइनिंग सेक्टर जीत जाए तो उन्हें एक हाई स्टेटस मिलेगा।
बाई सोचते हैं कि हंग इन पर ट्रस्ट करके बड़ा रिस्क ले रहा है, लेकिन दूसरी साइड ये लोग भी हम पर ट्रस्ट करके बड़ा रिस्क ले रहे हैं। उधर कोई ये सब देख रहा होता है। इसका नाम लिन युआन है, मिड स्टेज सेलेस्टियल कल्टीवेटर है और स्काई सिटी का पैट्रियार्क भी। इसे बताया जाता है कि स्काई रिवर कोर्ट के पास के 50% क्लैन रिवर डिफाइंग सेक्टर का साथ दे रहे हैं, लेकिन इन क्लैन की पावर इतनी नहीं है कि वार में कुछ चेंज हो पाए। मानी जून से कहती है कि यहाँ बहुत खामोशी है। जून कहती है कि फॉरेस्ट देखने में नॉर्मल लग रहा है, लेकिन यहाँ ईवल की बहुत ज्यादा है। वो दोनों फॉरेस्ट के और अंदर जाते हैं और इनका मेन गोल इन्फॉर्मेशन जमा करके पैट्रियार्क्स को देना है। तब वो अचानक फ्लैश डिवॉर्मिंग ट्री को देखकर डर जाती हैं और तब पीछे कोई आता है, लेकिन ये बाय होता है। बाय बताता है कि उसे उन दोनों की फिक्र हो रही थी, लेकिन लड़कियों को समझ नहीं आ रही बाय ने अपना ऑरा कैसे छुपाया, क्योंकि सिर्फ 2 ही टोकन थे, एक जून के पास है और दूसरा मानी के पास। इससे पहले वो एक्सप्लेन करता, बाय कुछ सेंस करता है। ये एक लड़की होती है, इसका नाम टोंग है, जिसकी कल्टीवेशन गोल्डन कोर होने वाली है। इसके साथ लीशु नाम का एक और आदमी होता है जो गोल्डन कोर की अर्ली स्टेज पर है। उन दोनों ने यहाँ कोई स्पिरिचुअल एनर्जी सेंस की थी, इसलिए टोंग रूट्स की हेल्थ से चेक करती है, लेकिन बाय फ्लोरा टेक्निक से सबकी प्रेजेंस छुपा लेता है। लेकिन तब वो रूट्स क्यान को पकड़ लेती हैं। टोंग बताती है इसे क्लैन वालों ने इंजर करके इसकी कल्टीवेशन ले ली थी और अब ये एक अपाइज बन चुका है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि क्यान यहाँ क्या कर रहा है। क्यान को गुस्सा आता है क्योंकि उसे लगता है कि ये दोनों स्काई रिवर कोर्ट के चमचे हैं जो सेक्टर के लिए अपने हाथ गंदे करते हैं। दूसरी साइड क्यान प्रोफाउंड स्ट्रीम का एल्डर है, जिसने डाउन स्ट्रीम में रहते हुए स्काई रिवर कोर्ट की बहुत हेल्प की है। बाय क्यान को जिंदा देखकर शौक होता है और इस बात से भी कि क्यान स्काई रिवर कोर्ट का साथ दे रहा था। क्यान को बिलीव नहीं होता, वो लोग इसकी हेल्प के बदले में इसे ऐसा ट्रीट कर रहे हैं। स्काई रिवर कोर्ट डिसाइपल कहते हैं अगर क्यान हमारे सेक्टर के लिए इतना लॉयल है तो उसे अपनी सारी लाइफ एनर्जी हमारे सेक्टर को दे देनी चाहिए। क्यान उन्हें बुरा भला कहने लगता है और कहता है कि तुम लोग कुत्ते की मौत मरोगे, लेकिन तब वो दोनों इसे ट्री को सेक्रीफाइस कर देते हैं। क्यान मर जाता है। बाई की टीम को समझ आ जाती है ये लोग ईवल ट्री को सेक्रीफाइस देते हैं और फिर ईवल ट्री की पावर को यूज करके अपनी कल्टीवेशन बढ़ाते हैं। जब सब शांत हो जाता है तो बाई की टीम वापस जाकर सब कुछ रिपोर्ट करने का डिसाइड करती है, लेकिन तब टोंग की रूट्स इन पर अटैक कर देती हैं। टोंग कहती है कि तुम लोग मेरे सामने अपना ऑरा नहीं छुपा सकते और अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये लड़की इतनी पावरफुल होती है कि वो तीनों के अटैक्स को एक साथ ब्लॉक कर रही होती है। इस लड़की को गुस्सा आता है क्योंकि उनकी इस एरिया में आने की हिम्मत कैसे हुई और बाई की टीम को समझ आ जाती है कि भागना ही सही डिसीजन है। लेकिन बाई कॉन्फिडेंट होता है और लड़कियों से कहता है कि वो उन्हें कुछ मजेदार दिखाएगा। टोंग बाई की पेल पकड़ लेती है और फिर बाई की इंसल्ट करते हुए कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे एक पेल से हरा पाओगे। तब टोंग उस आदमी को देखती है जो उसका पहला प्यार था। लड़कियां भी ये देखकर हैरान होती हैं क्योंकि टोंग एक मरे हुए स्केल्टन को किस कर रही होती है। टोंग की जब आंख खुलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। बाद में रिवर डिफाइंग सेक्टर के पैट्रियार्क स्काई रिवर कोर्ट से फॉर्मली वार की रिक्वेस्ट करने आते हैं। तब एक स्काई रिवर कोर्ट का मेंबर कहता है उसे पता है कि वो लोग हजारों मील अपने सेक्टर से दूर वार करने के लिए आए हैं और ये बात भी कि कल उन्होंने स्काई रिवर कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ कल्टीवेटर भेजे थे। उसे पता है ये वार हायर सेक्टर के रूल्स की वजह से हो रही है। हमें पता चलता है कि ये स्काई रिवर कोर्ट का ग्रैंड एल्डर है जो नेसेंट सोल के लेवल की पीक पर है। एल्डर कहता है कि वो खुश है कि रिवर डिफाइंग सेक्टर ने उसे रिस्पेक्ट दिखाई, लेकिन ये बात वो सह नहीं सकता कि कोई उसके घर में घुसे और वो फॉर्मली वार अनाउंस करता है। एल्डर की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए शिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बैरियर को एक्टिवेट किया जाता है। इस एनर्जी वेव के बाद स्काई रिवर कोर्ट के कल्टीवेटर्स अटैक करने के लिए बाहर आते हैं और हंग भी अपने कल्टीवेटर्स को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। पैट्रियार्क सबको लीड करते हुए कोर फॉर्मेशन और उसके ऊपर के कल्टीवेटर्स को ऑर्डर करते हैं कि एनिमीज के एलीट वॉरियर्स को हवा में ही रोकने की कोशिश करें। बाकी के पिल और प्रोफाउंड सेक्टर के फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर ईस्ट में और स्पिरिट और ब्लड सेक्टर वेस्ट में जाते हैं। उनका मेन गोल जल्दी से एनिमीज को मारते हुए दोनों रिवर्स के बैंक को कैप्चर करना है। बाई की टीम की इन्फॉर्मेशन से सबको पता चल गया है ये लोग ईवल ट्री को सेक्रीफाइस देकर अपनी पावर इंक्रीज करते हैं, इसलिए सबसे पहले उन्हें ट्री को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर मिलता है। ग्रैंड एल्डर इस ट्री को कंट्रोल कर रहा होता है और इस ट्री का अटैक बहुत डेंजरस है, लेकिन तब ब्लड एंसेस्टर का हाथ बाहर आकर उस रूट को पकड़ लेता है। दोनों एयर लूम्स की फाइट देखकर स्काई रिवर डिसाइपल्स शॉक होते हैं कि किसी डाउन स्ट्रीम सेक्टर के पास इतना पावरफुल एयर लूम है। इस एंसेस्टर की बॉडी को बाय कंट्रोल कर रहा होता है। बाय एक्सप्लेन करता है कि उनका मेन गोल इस ईवल ट्री को रोकना है ताकि रिवर डिफाइंग आर्मी माउंटेन गेट में जा सके। सब बाय का ऑर्डर मानते हुए अपनी पूरी पावर लगाकर ट्रीज की रूट को खींचने लगते हैं। उधर ली युआन अपने साथी चैन को बताता है कि हमने रिवर डिफाइंग सेक्टर की पावर को कम समझा। चैन बिना कुछ बोले लड़ाई देख रहा होता है। सब शौक होते हैं जब जायंट बाहर आकर ट्री की रूट को उखाड़ देता है। स्काई रिवर कोर्ट एल्डर को लगता है ये कोई बड़ी बात नहीं है और उन्हें क्या लगता है कि वो अपने इस वीक एयर लूम से इस ट्री को हरा पाएंगे। एल्डर एक और रूट भेजता है जो ब्लड एंसेस्टर को पकड़ लेती है।
बाय हैरान होता है कि ईवल ट्री की 30% पावर ही बची है, लेकिन फिर भी ये इतना स्ट्रॉन्ग है। तब और बहुत सारी रूट्स आती हैं जो ब्लड एंसेस्टर के अंदर घुस जाती हैं। इन रूट्स की पॉइजन की वजह से एंसेस्टर और डिसेबल की बॉडी डैमेज होने लगती है। बाय उन रूट्स को बाहर निकालने की कोशिश करता है और उधर पैट्रियार्क्स ऑर्डर देते हैं, वारशिप से रूट पर अटैक करो। इस अटैक से रूट वीक हो जाती हैं, जिन्हें बाय बाहर निकाल लेता है। पैट्रियार्क्स ऑर्डर देते हैं, सब डिसेबल्स अपनी सारी की एंसेस्टर की बॉडी में डालें। इस पावर से ब्लड एंसेस्टर की बॉडी रूट्स के चंगल से छूट जाती है, लेकिन एल्डर हार नहीं मानता और बहुत सारी रूट्स भेजता है। लेकिन इस बार वो एंसेस्टर की बॉडी को रोक नहीं पाती। बाय को पता है कि माउंटेन गेट ट्रीज की रूट में छुपा है और उसे बस रास्ता साफ करना है, लेकिन रूट्स नंबर में बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है। लेकिन तब चैन एक हाथ हिलाता है और एक पावरफुल रूट बाहर आती है। सबको समझ आ जाती है ये इस ट्री की मेन रूट है। ये रूट एंसेस्टर की बॉडी के अंदर घुस जाती है और इससे बाय भी बहुत इंजर हो जाता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि इस रूट का पॉइजन पूरी बॉडी में फैल रहा है। बाय को समझ आ जाती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो हार जाएंगे। बाय अपनी पूरी पावर लगा देता है और थोड़ी थोड़ी रूट बाहर आने लगती है। तब और बहुत सारी रूट्स आकर एंसेस्टर के हाथ को पकड़कर रोकती हैं। हंग फिर से रूट्स पर अटैक करता है, लेकिन इस बार रूट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। बाय को समझ आ जाती है अगर उसे सबकी जान बचानी है तो उन्हें पीछे भागना होगा, लेकिन अगर ऐसा किया तो रिवर डिफाइंग सेक्टर इस ईवल ट्री को हरा नहीं पाएगा। पैट्रियार्क बताता है कि उसे हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि रिवर डिफाइंग सेक्टर का फ्यूचर अब उसके हाथ में है। सब ब्लड सेक्टर डिसेबल्स को ऑर्डर दिया जाता है कि अपनी सारी ब्लड की को एक जगह कंसंट्रेट करें। बाय ब्लड एंसेस्टर को रूट्स की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है और तब उसके पास बहुत सारी ब्लड की आने लगती है। इस पावर के साथ बाय अपने गले से रूट हटा लेता है, फिर मेन रूट को पकड़कर खींचने लगता है। सिचुएशन खराब होने लगती है और हंग सब डिसेबल्स को ऑर्डर देता है पीछे हो जाओ, और नेसेंट और कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स को अपने अपने बैरियर्स को एक्टिवेट करने का ऑर्डर मिलता है। बैरियर बड़ी मुश्किल से स्काई रिवर कोड का अटैक रोकते हैं। डिसेबल्स इंप्रेस होते हैं जब एंसेस्टर ट्री पर भारी पड़ने लगता है। बाय देखता है कि सारे ब्लड सेक्टर अपनी सारी एनर्जी दे रहे हैं। बाय कहता है कि वो उन्हें निराश नहीं कर सकता। पैट्रियार्क एक्सप्लेन करता है अगर हम ऐसे ही ट्राई करते रहे तो ट्री गिर जाएगा। बाय देखता है कि कल्टीवेटर्स की खत्म होने की वजह से उनकी बॉडी और तेजी से पॉइजन हो रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब मर जाएंगे। बाय को समझ आ जाती है उसे अकेले ही एंसेस्टर की बॉडी को कंट्रोल करना होगा। अगर वो सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही इसे कंट्रोल कर ले तो काम बन जाएगा। सब शॉक होते हैं जब बाय बताता है कि वो अकेले ही ब्लड एंसेस्टर की बॉडी को कंट्रोल करेगा। सब इसे रोकते हैं, लेकिन बाय अपनी एंसेस्ट्रल पावर से उन्हें बाहर टेलीपोर्ट कर देता है। बाय एंसेस्टर की बॉडी में बची हुई सारी की को यूज करते हुए रूट्स को तोड़ने लगता है। एल्डर हार नहीं मानता और बाय को और बहुत सारी नई रूट्स पकड़ने लगती हैं, लेकिन बाय एंसेस्टर की पावर यूज करके आगे बढ़ने में कामयाब हो जाता है। स्काई रिवर डिसेबल्स इसे रोकते हैं, लेकिन देर हो जाती है और एंसेस्टर का हाथ स्काई रिवर सेक्टर में घुस जाता है। सब डर जाते हैं जब एंसेस्टर की सारी बॉडी पॉइजन हो जाती है, लेकिन तब बाय रिपोर्ट होकर गुड न्यूज़ देता है कि ब्लड सेक्टर ने ईवल ट्री को रोककर अपना मिशन पूरा कर लिया है। सुप्रीम पैट्रियार्क कहता है यही चांस है और सारे डिसेबल्स को अटैक करने का ऑर्डर देता है। सारे नेसेंट सोल और कोर फॉर्मेशन के हाई लेवल कल्टीवेटर्स को एंसेस्टर की आर्म के रास्ते से सेक्टर में घुसने का ऑर्डर मिलता है। ब्लड सेक्टर पैट्रियार्क्स बताते हैं जब ब्लड एंसेस्टर जिंदा थे तब उनके पास अनडाइंग बॉडी थी, लेकिन अब उनके मरने के बाद बॉडी वीक हो गई है और अब बस सिर्फ ये ट्री को रोक सकती है। अंदर रिवर डिफाइंग कल्टीवेटर्स को स्काई रिवर कल्टीवेटर्स मिलते हैं और ये गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स बहुत पावरफुल हैं। मास्टर ली भी इनसे मुश्किल से फाइट कर रहा होता है। तब पैट्रियार्क स्काई रिवर कोर्ट के नेसेंट सोल कल्टीवेटर से फाइट करने आते हैं। हंग दूर से ये देखकर कहता है दोनों साइड के नेसेंट सोल और गोल्डन कल्टीवेटर्स बराबर लड़े हैं। हंग कहता है इतना काफी नहीं है और अब प्लान को एग्जीक्यूट करने का समय है। हंग ऑर्डर देता है मिशन शुरू करो। वेस्ट पर बाय कहता है उसकी साइड पर सब ठीक है और ईस्ट पर सोंग भी मिशन के लिए रेडी है। तब हमें दिखाया जाता है कि हंग ने उन्हें क्या मिशन दिया था। हंग बताता है कि एनिमी ने ट्विन अरे लगाई है, एक नॉर्थ पर और दूसरी वेस्ट साइड पर। अगर ये अरे एक्टिवेट हो गई तो फॉरेस्ट में जितने भी ट्रीज और रूट्स हैं एक बड़े से मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। इससे पहले ऐसा हो दोनों साइड की एरेस को एक साथ डिस्ट्रॉय करना होगा। प्रेजेंट में बाय एक्साइटेड होता है और सोंग को चैलेंज करता है, देखते हैं कौन पहले अपनी साइड पर पहुंचेगा। बाय सबसे कहता है कि संभल कर चलो, कहीं ये कोर प्यूपे जाग न जाएं। तब खामोशी से चल रहे होते हैं। तब एक कोर प्यूपे उन्हें सेंस कर लेता है। एक ऊंची सी आवाज निकालने के बाद वो बाय के ग्रुप पर अटैक कर देते हैं। बाय उन्हें कहते हैं कि जल्दी यहाँ से निकलो, लेकिन कोर प्यूपे उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। बाय जो से कहता है कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाय नहीं चाहता कि वो उन कोर्प से फाइट करके अपना टाइम वेस्ट करे। वो सबको भागने का कहता है। उधर सोंग भी इसी प्रॉब्लम में होता है और अपनी टीम से कहता है अरे को डिस्ट्रॉय करना अभी सबसे इम्पोर्टेंट मिशन है और उन्हें यहाँ से निकलना होगा।
बाय और कुछ और लोग निकल जाते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग पीछे रह जाते हैं। बाय कहता है कि हमें जल्दी से जाकर उन्हें भी बाहर निकालना होगा, लेकिन तब कोई उन पर अटैक कर देता है। आसपास कोई एनिमी नजर नहीं आ रहा। बाय को समझ आ जाती है ये स्काई रिवर कोड की स्पेस टेक्निक है। बाय सबसे कहता है कि अपनी आंखें और कान खुली रखो, अटैक कहीं से भी आ सकता है। उधर स्काई रिवर कोड के एल्डर को बताया जाता है बाय को मारने के लिए जो टीम भेजी गई है उसमें चैन भी बिना परमिशन चला गया। एल्डर को फर्क नहीं पड़ता अगर बाय एंसेस्टर की बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि वो सिर्फ एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर है। एल्डर बताता है कि जब रिवर डिफाइंग सेक्टर ने फॉरेस्ट में कदम रखा था उसी समय उनका मरना तय था। उधर रिवर डिफाइंग सेक्टर के वॉरियर्स अपनी पावर दिखाते हैं और बाय भी अपनी पावर दिखाते हुए एक ही अटैक से बहुत सारे एनिमीज को हरा देता है, लेकिन एनिमीज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तब बाय कुछ अजीब नोटिस करता है। बाय के टीममेट्स चाहते हैं कि बाय आगे जाकर अरे को डिस्ट्रॉय करे, वो लोग एनिमीज को रोक लेंगे। बाय उन्हें अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहता, लेकिन उसे भी पता है कि अरे को डिस्ट्रॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड एल्डर को पता है कि उसकी आर्मी बहुत कम रह गई है, लेकिन एनिमीज को हराने के लिए फॉरेस्ट ही काफ़ी है। फॉरेस्ट में आधे डिसेबल्स को सेक्रीफाइस करने लगता है ताकि बाकी सोल्जर्स की पावर को इंक्रीज किया जाए। इवल ट्री अपने ही लोगों को मारकर दूसरे सोल्जर्स को उनकी पावर देता है। अब सोल्जर्स पहले से कई गुना स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। बाय की टीम को समझ आ जाती है कि वो एक ट्रैप में फंस गए हैं। स्काई रिवर कोड का यही प्लान था कि सारी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट फोर्सेस को फॉरेस्ट में ट्रैप करके अरे की हेल्प से मार दें। हंग विश करता है बाय और सॉन्ग जल्दी से अरे को डिस्ट्रॉय कर दें, इससे पहले इवल ट्री पूरा डिमोनाइज हो जाए। बाय को पता है कि उसे जल्दी से अरे को डिस्ट्रॉय करना होगा, लेकिन तब टोंग इसे कहती है वो बहुत समय से बाय का ही वेट कर रही थी। टोंग कहती है कि वो अब बाय से बदला लेने के लिए एक और सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहती। तब एल्डर जो आकर टोंग के अटैक को रोकता है। एल्डर जो बाय को कहता है तुम किसी काम के नहीं हो, तुम एक आंटी से नहीं जीत पा रहे। टोंग को गुस्सा आता है क्योंकि वो एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर है और एक बूढ़ा आदमी जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर है इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। एल्डर कहता है कि मेरी कल्टीवेशन फाउंडेशन है, लेकिन मेरे साथ ये जो बर्ड है फेलस स्टेज पर है। एल्डर जो बाय को कहता है तुम जाओ, मैं टोंग को संभाल लूंगा। टोंग बाय को जाने नहीं देती, लेकिन टेल बर्ड इसे रोकता है। टोंग को बर्ड पर गुस्सा आता है और वो उस पर अटैक करती है। एल्डर जो इसे रोकता है। टोंग अपनी रूट से बर्ड को पकड़ लेती है। टोंग एक बूढ़े आदमी से लड़कर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती और तब टोंग अचानक गायब हो जाती है। जो को समझ आ जाती है ये एक स्पेस टेक्निक है। जो बर्ड को ऑर्डर देता है चारों तरफ आग लगा दो। तब टोंग छुपकर एक पावरफुल अटैक करती है। जो अटैक तो रोक लेता है लेकिन इंजर हो जाता है। तब टोंग शॉक होती है जब जो लाइफ अरे की हेल्प से इसे ट्रैप करता है। टोंग कहती है कि वो इसे तब तक रोक पाएगा जब तक उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म नहीं हो जाती, लेकिन जो कहता है कि इतना समय नहीं लगेगा। और तब बर्ड टोंग पर एक पावरफुल अटैक करता है। उधर बाय और सॉन्ग अपनी पोजीशन ले लेते हैं और अरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक साथ अटैक करते हैं। तब अरे डिस्ट्रॉय हो जाती है और एल्डर बहुत इंजर हो जाता है। जो खुश होता है कि अरे डिस्ट्रॉय हो गई और उन्होंने जैसा प्लान किया था वही हुआ। उसकी खुशी खत्म हो जाती है जब टोंग पीछे से आकर इसे मार देती है। बर्ड टोंग को पीछे धकेलता है और हेल्प के लिए आवाज़ निकालता है। जो मरने से पहले उस बर्ड को गुड बाय कहता है। जो के मरने के बाद टोंग इसकी डेड बॉडी पर अटैक करती है, लेकिन ये अटैक बर्ड खुद पर ले लेता है। बर्ड की दर्द भरी आवाज़ दूर तक जाती है। बाय उस बर्ड की आवाज़ पहचान लेता है, लेकिन जब वो वापस पहुंचता है तो बहुत देर हो जाती है और उसका पुराना दोस्त जो अब इस दुनिया में नहीं रहा।